हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंस्पेक्टर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज पीओए की सीरीज 5 की बात करते हैं अपन। आज 5 नंबर का पॉइंट है अपना। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णय आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एंड ऑर्डर्स? मतलब सुप्रीम कोर्ट को सीधी सी बात है, रिव्यू की बात की गई है, समीक्षा की बातें की गई है, सीधी सी बात है। इसमें अपन पॉइंट बात करनी है आर्टिकल 137 और आर्टिकल 137 में सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का क्या दिया गया है? अधिकार दिया गया है। किसका अधिकार दिया गया है? जुडिशियल रिव्यू का क्या दिया गया है? अधिकार दिया गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट दो प्रकार के काम कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट पहला कार्य कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट कैन रीहेर द डिसीजंस। मतलब सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णयों की पुनः क्या कर सकता है? सुनवाई कर सकता है और आवश्यकता अनुसार उसमें क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। सेकंड कार्य सुप्रीम कोर्ट कर सकता है कि सेंटर और जो स्टेट है सेंटर और स्टेट के जो लेजिस्लेटिव बोल सकते हैं या विधायी बोल सकते हैं, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव जो ऑर्डर होते हैं उनकी क्या कर सकता है? संवैधानिक जांच कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल इन्वेस्टिगेशन कर सकता है या कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी कर सकता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अनुकूल है या नहीं है। ये दो प्रकार काम करता है। तो आर्टिकल 137 इसका आंसर होगा। एक देखो, संविधान समीक्षा आयोग जैसे वर्ड का यूज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया, पर ये क्वेश्चन पूछ ले कि कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू का आधार क्या है, तो आर्टिकल 13 है। और कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू का प्रयोजन भारत में कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट आता है, सेकंड क्वेश्चन आता है सीजीएल 2023 का क्वेश्चन। हाउ अमोंग द फॉलोइंग द कैन मेक प्रोविजन फॉर अनसेलरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? देखो, अनसेलरी बोल सकते हैं या हिंदी में से क्या बोलता है? साइक बोल सकते हैं। देखो, इसके सीधी सी बात है, इसमें आर्टिकल 140 की बात अपन को करनी है। आर्टिकल 140 में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की अनसेलरी पावर्स या बोल सकते हैं अनुपूरक शक्तियां या बोल सकते हैं सहायक शक्तियां या इसे बोल सकते हैं अनुसंगिक शक्ति। एक ही बात ध्यान रखना, इंग्लिश वालों को इसमें एक ही शब्द है अनसेलरी, पर हिंदी में अनुपूरक दे सकता है, सहायक शक्तियां दे सकता है, अनुसांगिक शक्तियां दे सकता है। और सुप्रीम कोर्ट को आनुषंगिक शक्तियां देने का काम कौन करता है? तो पार्लियामेंट करती है। कौन करती है? पार्लियामेंट। तो फर्स्ट आंसर इसका होगा। आनुषंगिक अनुपूरक शक्तियों की बात की गई है। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है वो आता है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंपावर द पार्लियामेंट टू एस्टैब्लिश एडिशनल कोर्ट? एडिशनल कोर्ट बोल सकते हैं अतिरिक्त अदालतें फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ मेड बाई इट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अपने द्वारा बनाए गए कानून को बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने की शक्ति देता है? इस पॉइंट को थोड़ा सा ठीक से समझना है। ठीक से ही है कि पहली बात तो इसमें समझनी, आर्टिकल 246। देखो, फर्स्ट ऑप्शन भी इसने यही दे रखा है। आर्टिकल 246 कहता है कि सेंट्रल और स्टेट के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे हेतु कितनी लिस्ट है? 3 लिस्ट है, 3 सूचियां हैं। पहली सूची आती है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट पर कानून कौन बनाती है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। सेकंड है स्टेट लिस्ट, राज्य सूची। राज्य सूची पर कानून कौन बनाती है? स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। और थर्ड कौन सी है? तो कौन करंट लिस्ट। और कौन करंट लिस्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों बनाती है। अब इसमें आर्टिकल 247 ये कहता है कि जो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट हैं
यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट हैं, उन यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पर सरकार क्या कर सकती है, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन या बेहतर प्रशासन के लिए, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या कर सकती है, अतिरिक्त अदालतें क्या कर सकती है, स्थापित कर सकती है। एडिशनल कोर्ट संसद क्या कर सकती है, स्टैब्लिश कर सकती है। किस आर्टिकल के तहत कर सकती है, तो 247 के तहत। तो आर्टिकल 246 कहता है कि केंद्र व राज्यों के मध्य लेजिस्लेटिव पावर के डिवाइडेशन है, तो 3 लिस्ट है जिनका मेंशन भी ध्यान रखना है। 3 लिस्ट का मेंशन है वो किसमें किया गया है, तो अनुसूची शेड्यूल 7 में इसका क्या किया गया है, मेंशन किया गया। और इसमें आर्टिकल 240 लिखा है, यूनियन लिस्ट के जो भी सब्जेक्ट उनके बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पार्लियामेंट है वो एडिशनल कोर्ट्स की क्या कर सकती है, स्थापना कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना 4th नंबर का, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विथ इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों में बाध्यकारी होगा। देखो सीधी सी बात है, आर्टिकल 141 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई लॉ है, कोई विधि क्या कर दी, डिक्लेयर कर दी है, डिक्लेयर कर दी, तो वो विधि देश के राज्य क्षेत्र में जो भी कोर्ट्स आते, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, उन सब कोर्ट के लिए क्या है, बाध्यकारी रहेगी, बाइंडिंग रहेगी। ये बात आर्टिकल 141 में लिखा गया है। तो आंसर क्या होगा, आर्टिकल 141 हो गया। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन दैट देयर शैल बी ए हाई कोर्ट फॉर एवरी स्टेट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। इसके 3-4 आर्टिकल है, अपन को क्या रखना है, ध्यान रखना है। पहला आर्टिकल है 214, इसमें लिखा है कि हाई कोर्ट फॉर एवरी स्टेट, कि प्रत्येक राज्य में एक क्या होगा भाई, हाई कोर्ट होगा। आर्टिकल 231 ये कहता है कि जॉइंट हाई कोर्ट, जॉइंट हाई कोर्ट की बात की जाए तो सीधी सी बात है, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर क्या कर सकते हैं, उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकते हैं। और ये प्रोविजन कब किया गया, तो 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 के तहत प्रोविजन किया गया कि 2 एंड मोर स्टेट्स को क्या कर सकते हैं, एक संयुक्त उच्च न्यायालय या जॉइंट हाई कोर्ट की अपनी स्थापना कर सकते हैं। ये बात आर्टिकल 231 में लिखी। एक आर्टिकल 231 है वो एसएससी में ये भी पूछा गया है कि आर्टिकल 231 कहता है कि एक्सटेंशन ऑफ द हाई कोर्ट टू ए यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी या यूटी, मतलब किसी हाई कोर्ट का विस्तार है, एक्सटेंशन है, वो किसी केंद्र शासित प्रदेश में, यूटी में भी आप कर सकते हो। और 241 कहता है कि किसी यूटी में क्या कर सकते हो, इस्टैब्लिश ऑफ ए हाई कोर्ट इन द यूनियन टेरिटरी, किसी हाई कोर्ट में क्या कर सकते हो, उच्च न्यायालय की स्थापना भी कर सकते हो। तो 214 के तहत एवरी स्टेट में एक हाई कोर्ट होगा। 231 कहता है कि ज्वाइंट हाई कोर्ट की स्थापना की जा सकती है। 231 कहता है कि किसी हाई कोर्ट का एक्सटेंस है, विस्तार है, वो केंद्र शासित प्रदेश में कर सकते हो। और 241 में लिखा गया कि स्टैब्लिश ऑफ हाई कोर्ट इन ए यूनियन टेरिटरी, किसी केंद्र शासित प्रदेश में भी क्या की जा सकती है, हाई कोर्ट की स्थापना की जा सकती है। तो प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। आर्टिकल 214 इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। एसएससी सीएचएसएल 2024 का ये क्वेश्चन दिया गया। इसमें लिखा गया है निम्न में से कौन से कथन गलत है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन आर इनकरेक्ट।
देखो फर्स्ट है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एस्टैब्लिश ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज एन एम्पायर इन द डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू फेडरल मैटर्स। मूल क्षेत्राधिकार। अब देखो पहला शब्द है मूल क्षेत्राधिकार या ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। इसका मेंशन आर्टिकल 131 में किया गया। संघीय मामलों से संबंधित सभी विवादों का सर्वोच्च न्यायालय का एक एम्पायर के रूप में काम। संघीय मामले मतलब यूनियन जो भी मैटर होते हैं उनमें एम्पायर के रूप में कौन कार्य करेगा? सुप्रीम कोर्ट। जैसे सेंटर और स्टेट के मध्य डिस्प्यूट है, दो या दो से अधिक डिस्प्यूट है, तो वो किस में आता है? सारा का सारा ओरिजिनल क्षेत्राधिकार में आता है। तो ये करेक्ट है। सर्वोच्च न्यायालय के रिट के रूप में विशेष आदेश दे सकता है, ये भी बात क्या है? सही है। आर्टिकल 136 में स्पेशल पिटीशन की बात क्या की गई है? बात की गई है। नेक्स्ट है आर्टिकल 129 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ध्यान रखना, जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होता है उसका प्रोविजन है आर्टिकल 126। एक्टिंग चीफ जस्टिस का जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 126 में। तो ये पॉइंट गलत है। आर्टिकल 129 में होगा क्या? तो इसमें लिखा है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अभिलेख न्यायालय की बात की गई। किसकी बात की गई है? अभिलेख न्यायालय की बात की गई है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। आर्टिकल 129 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड या अभिलेख न्यायालय होता तो बात सही है। कार्यकारी जो मुख्य न्यायाधीश होता है, एक्टिंग चीफ जस्टिस होता है, वो आर्टिकल 126 में। 4 है एवरी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर इंडिया शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रधानमंत्री नहीं करता है। कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, इनके सभी के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उनकी प्रेसिडेंट करता है आर्टिकल 124 के। तो सेकंड कोटेशन भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसमें गलत कौन सा हो गया? तो 3 और 4 गलत हो गया। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया? न्यूज कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? CHSL 2024 का क्वेश्चन है। इसमें 2-3 बातें आपको ठीक से समझ लेनी है कि एक एक्ट लाया गया था जिसे बोलते हैं इंडिया काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है। इस एक्ट के तहत भारत में 3 उच्च न्यायालय 3 हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई? तो 1862 में की। सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना 1862 में की गई। 3 हाई कोर्ट कौन से थे? तो पहला हाई कोर्ट जो स्टैब्लिश किया गया था उसका नाम है कोलकाता हाई कोर्ट। और कोलकाता हाई कोर्ट को स्टैब्लिश कब किया गया? 2 जुलाई 1862 को कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना की गई। भारत का प्रथम जो हाई कोर्ट है, फर्स्ट हाई कोर्ट है, वो कौन सा है? कोलकाता हाई कोर्ट है। या बोल सकते हैं भारत का सबसे प्राचीन हाई कोर्ट कौन सा है? तो ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है? तो कलकत्ता हाई कोर्ट है। सेकंड हाई कोर्ट की जो स्थापना की गई थी वो था इसी समय बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट को कब स्टैब्लिश किया गया? तो 14 अगस्त 1862 को स्टैब्लिश किया गया था। थर्ड हाई कोर्ट कौन सा आता है? तो थर्ड हाई कोर्ट आता है अपना मद्रास हाई कोर्ट। कौन सा है? मद्रास हाई कोर्ट। और मद्रास हाई कोर्ट की स्टैब्लिश की बात की जाए तो इसकी स्टैब्लिश की गई तो 15 अगस्त 1862 को क्या किया गया? स्टैब्लिश किया गया। तो भारत का सबसे प्राचीन हाई कोर्ट कौन सा है? कलकत्ता हाई कोर्ट है। एक 4 नंबर के हाई कोर्ट का भी ध्यान रखना है। 4th नंबर का हाई कोर्ट कौन सा था? इलाहाबाद हाई कोर्ट था। और इसकी स्थापना 1866 में की गई थी। और इसमें टोटल जस्टिस ध्यान रखना 116 है। तो जस्टिस की दृष्टि से, न्यायाधीशों की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा क्या है? हाई कोर्ट। और प्रेजेंट टाइम में टोटल हाई कोर्ट पूछे तो कितने भारत में? 25 है। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंडर द डिस्कशनरी पावर ऑफ विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट इंडियन रिकॉग्नाइज सेक्स वर्कर्स एज ए प्रोफेशन? डिस्कशनरी या विवेकाधीन शक्ति की बात है।
मतलब सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से भी क्या ले सकता है, कुछ निर्णय ले सकता है। देखो पहली बात तो सीधी सी बात करें, आर्टिकल 142 में किसकी बात की गई है, तो डिस्क्रेशनरी की बातें की गई है, या बोल सकते हैं विवेकाधीन शक्ति की बात ली गई है। पहली बात तो यह इस आर्टिकल में तो 142 में ली गई। नेक्स्ट जो काम की बात ये होती है, नेक्स्ट काम की बात ये बनती है, आर्टिकल 142 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो अपने आदेश हैं, आदेश बोल सकते हैं या ऑर्डर बोल सकते हैं, अपने आदेशों की पालना करवाने के लिए जो केंद्र सरकार के पास जो भी एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं एंड लेजिस्लेटिव पावर होते हैं, कौन से लेजिस्लेटिव पावर होते हैं, ये पावर दोनों सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, अपने हाथ में ले सकता है। तो आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को विवेकाधीन या डिस्क्रिशनरी पावर दिए गए। नेक्स्ट आता है 9 नंबर का क्वेश्चन आता है, द सुप्रीम कोर्ट मई 2000 सेड दैट ए कैन एक्सरसाइज ए डिस्क्रिशनरी अंडर। अब देखो इसमें भी शब्द कौन सा आ रहा है, डिस्क्रिशनरी या विवेकाधिकार आ रहा है, बात की का प्रयोग करने का अपूर्ण रूप से टूट चुके विवाह या जिसमें सुधार की कोई संभावना नहीं आधार को मानते विवाह विच्छेद का निर्णय दे सकता है। तो वही विवेकाधीन शक्ति किस आर्टिकल के तहत है, तो 142 के तहत ये प्रोविजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज सेड दैट इंडिया कैन नॉट हैव ए पैरेलल जुडिशियल सिस्टम ऑन फॉर रीच द अदर ऑफ द पुअर। इनमें से किस संगठन ने कहा कि भारत की समांतर न्यायिक प्रणाली अमीरों के लिए और दूसरी गरीबों के लिए नहीं हो सकती। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी कि अमीर रिच पर्सन है और जो पुअर पर्सन है उनके लिए कोई अलग अलग क्या नहीं हो सकती, जुडिशियल सिस्टम भारत में नहीं हो सकता। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा, ऑन 2 मार्च 2000, पहली बात तो इसको 2023 कर लेना, 2023 The Supreme Court issued order in the matter of the appointments the Election Commission as this order appointment made on recommendation a committee constituting which of the 2 मार्च 2023 को सर्वोच्च न्यायालय चुनाव आयोग की नियुक्ति के मामले में एक आदेश जारी किया। इस आदेशानुसार नियुक्तियां निम्न से किस सदस्यों वाली समिति की सिफारिश के तहत की जाएगी। देखो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसमें यह बोला गया है कि इलेक्शन कमीशन के जो कमिश्नर होंगे, ईसी के जो भी कमिश्नर होंगे उनको अपॉइंट कौन करेगा, तो प्रेसिडेंट करेगा। और किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर करेगा, तो उस कमेटी में एक तो होगा पीएम, एक होगा सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और एक होगा ओपोजिशन का नेता या विपक्ष का लीडर होगा। ये 3 व्यक्ति मिलकर क्या करेंगे, प्रेसिडेंट को क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे, प्रेसिडेंट उसी व्यक्ति को क्या कर देगा, अपॉइंट कर देगा। तो क्वेश्चन का आंसर तो यही है, प्राइम मिनिस्टर, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश। पर अब ध्यान रखना, इलेक्शन कमीशन के जो कमिश्नर होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, पर किसकी रिकमेंडेशन पर करता है, तो ध्यान रखना, एक पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, एक ओपोजिशन, एक क्या होता है भारत सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर होता है, और एक कौन होता है, ओपोजिशन का लीडर होता है, विपक्ष का नेता। तो आप विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ ओपोजिशन बोल सकते हो। बात क्या है, एक क्या है, लीडर ऑफ ओपोजिशन बोल सकते हो। इसका मतलब ये होता है, बात को ये समझनी है कि जैसे लोकसभा में विपक्ष का नेता राहुल गांधी है, कोई कैबिनेट मंत्री, प्राइम मिनिस्टर मिलकर क्या करेंगे, प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे, प्रेसिडेंट उसी को अपॉइंट करेंगे। अब आपको कमेंट करके बताना है कि विपक्ष का नेता कौन है वर्तमान में लोकसभा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने एक स्वतंत्र छत्र संस्थान के निर्माण की सिफारिश की ताकि एजेंसियों को एक ही स्थान और पटल पर लाया जा सके। निम्न से कौन सी एजेंसियों के एक छत्र के तहत लाने इन अप्रैल 2000 चीफ जस्टिस ऑफ एनवी रमन्ना रिकमेंडेड दैट
सर्टेन ऑन इंडिपेंडेंट अम्ब्रेला इंस्टीट्यूट, स्वतंत्र छात्र संस्था, ब्रिंग वेरियस एजेंसी अंडर द रूफ, मतलब एक छत के नीचे आने की बात की थी। तो इसमें तीन बात बोली थी, ईडी, सीबीआई और एसएफआईओ। इन तीनों को क्या कर दिया जाए, एक संस्था के नीचे बना दिया जाए। भाई एक कोई भी एक क्या बना दिया गया, इंस्टीट्यूट बना दिया गया, ठीक है। और उस इंस्टीट्यूट के नीचे तीनों संस्थाएं आ जाएगी, मतलब ईडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी और एसएफआईओ आ जाएगा, ठीक है। ईडी का मतलब होता है प्रवर्तन निदेशालय या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आता है। और ईडी को स्टैब्लिश कब किया गया, तो ईडी को 1956 में क्या किया गया, स्टैब्लिश किया गया था। और ये किस मिनिस्टर के अंदर आती है, तो ये फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर आती। और ये जो वित्तीय अपराध होते हैं, फाइनेंशियल जो क्राइम होते हैं, उनके लिए कौन काम करती है, ईडी करती है। सीबीआई की स्थापना कब की गई, तो 1963 में की गई थी। एक इसकी बात भी ध्यान रखना, किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर की गई थी, तो इसकी स्थापना के संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी, के संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। और एक पुलिस संगठन, और एक किसके अंडर आता है, तो पीएम के अंडर आता है। फिर आता है एसएफआईओ, इसका पूरा नाम है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, मतलब फ्रॉड के लिए बात की गई। फ्रॉड का मतलब धोखाधड़ी, कई पैसे के मामले में फ्रॉड होता है, तो उसकी जांच हेतु किसकी स्थापना की गई, तो एसएफआईओ। और ऐसी इंस्टीट्यूट बनाए जाए जिसके तहत तीनों संस्थाएं जाए, ये बात किसने बोली, 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड या बोल सकते हैं आईपीसी, डील्स विथ रेप, भारतीय दंड संहिता के नियम से किस धारा का संबंध बलात्कार से है, ठीक है। भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड, इसकी सेक्शन 375 के तहत रेप से संबंधित मामला है। अब एक तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना, जो आईपीसी है, इंडियन जो पिनल कोड है, इंडियन पिनल कोड की स्थापना कब की गई, तो इंडियन पिनल कोड की स्थापना है वो कब, तो 1860 में क्या किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। पहली बात तो ये ध्यान रखना। और इस आईपीसी को वर्तमान में क्या बना दिया गया है, बीएनएस बना दिया गया, भारतीय न्याय संहिता या भारतीय न्याय संहिता इसको बना दिया गया। और ये बीएनएस भारत में कब से लागू हो गए हैं, तो 1 जुलाई 2024 से इंडिया में क्या हो चुका है, लागू हो चुका है। कौन, बीएनएस। और बीएनएस की किस सेक्शन में रेप की बात है, तो सेक्शन 70 में रेप की बात है, और सेक्शन 64 में भी किसकी बात है, रेप की। इसमें सामूहिक रेप की बात है और इसमें जबरदस्ती रेप की बातें की गई है। तो वर्तमान में रेप का बीएनएस की धारा पूछें तो कौन सी होगी, धारा 70 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन मई 2023 द सुप्रीम कोर्ट interpreted which article related to governance structure of Delhi which underlines of the principle of freedom, participatory democracy में कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के शासन रचना से संबंधित किस अनुच्छेद की व्याख्या की कि संघवाद, सहभागी लोकतंत्र और सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांतों को रेखांकित करता है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, यूटी से बात की गई, किससे बात की गई, यूटी का पार्ट और मेंशन है किस पार्ट में आता है, तो पार्ट 18 में आता है। और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आता है, तो 239 से 242 तक किसका मेंशन है, सॉरी 249 से 239 से 242 तक किसका मेंशन है, यूनियन टेरिटरी का। अब देखो इसमें 239 से 242 तक एक ही आर्टिकल आता है, कौन सा आर्टिकल आता है, तो 239 डबल ए आता है। तो इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने इसकी क्या की थी, व्याख्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ऐसे वेतनों। अब इसमें ज्यादा नहीं जाना, वेतनों की बात की गई, सैलरी की बात की गई। Which on the following articles of Constitution state that the judges of Supreme Court shall be paid such salaries
एज द पार्लियामेंट में बाय लॉ डिटरमाइंड ऑफ यूनिटी। अब इसमें सीधी सी बात है, क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा है। CHSL 2024 में लिखा गया, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया कि उच्चतम न्यायालय को ऐसे वेतनों का संदाय, संदाय का मतलब दिया जाएगा, जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे। जब तक ऐसी नियमित इस प्रकार का उपबंध नहीं है, तब तक ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। यह लंबी चौड़ी इसकी कहानी है। SSC आजकल इस प्रकार के ट्रेंड के क्वेश्चन पूछती। क्वेश्चन है, यदि इजी क्वेश्चन पूछता तो ये पूछती SSC की किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सैलरी का मेंशन किया गया है। तो पहली मैं बता देता हूं कि आर्टिकल जो 125 है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की किसकी बात की गई है, सैलरी का प्रोविजन किया गया। किसका प्रोविजन किया गया है, सैलरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी न्यायाधीश होते हैं, उनकी सैलरी कौन डिसाइड करती है, तो उनकी सैलरी पार्लियामेंट डिसाइड करती है। सुप्रीम कोर्ट के CJI की जो सैलरी है वो 2.80 लाख और 2.50 लाख क्या है, जस्टिस की है। ठीक है, तो सैलरी का प्रोविजन आर्टिकल 125। पर सैलरी मिलेगी किसके तहत, तो शेड्यूल 2 के तहत सुप्रीम कोर्ट के सैलरी का, न्यायाधीशों की सैलरी का प्रोविजन किया गया है। या भारतीय जो भी संवैधानिक पदाधिकारी, उनकी सैलरी का प्रोविजन किसमें है, तो शेड्यूल 2 में। तो सैलरी डिसाइड कौन करती है, पार्लियामेंट करती है। किस आर्टिकल के तहत करती है, 125। चीफ जस्टिस की सैलरी 280 है और जस्टिस की सैलरी कितनी है, तो 250 लाख रुपीज है। एक बात ये ध्यान रखना, सैलरी मिलती कहां से, तो भारत सरकार की जो संचित निधि होती है, कंसोलिडेटेड जो फंड होता है, या बोल सकते हैं संचित निधि से क्या मिलती है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को सैलरी मिलती है। और हाई कोर्ट के जस्टिस को सैलरी है वो किससे मिलती है, तो स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द जुडिशरी बिलीव द सर्टेन लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज द पावर टू स्ट्राइक डाउन सच लॉ दिस कॉल्ड। न्यायपालिका का यह मानना है कि किस संसद द्वारा विशेष कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं, तो उसके पास ऐसे कानूनों को रद्द करने की शक्ति है। देखो अभी आर्टिकल 137 में बताया था, 37 में यह बताया था कि संसद द्वारा कोई विशेष कानून बनाए गए हैं और वो रूल है वो क्या कर सकता है, उस रूल की संवैधानिक जो जांच है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेचुरी है या इन्वेस्टिगेशन है, वो कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। और जो सुप्रीम कोर्ट जो इन्वेस्टिगेशन करता है उसे क्या बोलते हैं, तो जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू की बात है। तो ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। जनहित याचिका PIL अलग मुद्दा है। PIL को क्या कहते हैं, न्यायिक सक्रियता कहते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 17 नंबर का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया। विच ऑन द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द सुप्रीम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। किसकी बात करते हैं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड या अभिलेख न्यायालय की बात की गई। तो सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय का जो राइट है वो किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 129 में लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट क्या होगा, एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख न्यायालय का अधिकार किस आर्टिकल में, तो 129 में। और हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का अधिकार किसमें, अभिलेख न्यायालय का अधिकार किसमें है, तो 215 में। अब एक क्वेश्चन तो आपको SSC ऐसा पूछ सकती है कि सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का अधिकार किस आर्टिकल में है, तो 129 में। और एक क्वेश्चन पूछ सकती है हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 215 में। एक SSC ने यह भी क्वेश्चन पूछा है कि किन न्यायालयों को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का अधिकार है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को दिया गया। नेक्स्ट आता है, भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारतीय कानून प्रक्रिया बचने के रोकने के उपाय को प्रदान करता है। तो इसमें ज्यादा सीरियस नहीं, क्वेश्चन करंट का था। भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम 2018 में लाया गया, फगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 में इसके तहत ये प्रोविजन किया गया था। अब इसका कोई मामला नहीं है।
नेक्स्ट, यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विच कंडक्ट्स एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंट्स टू द सर्विस ऑफ यूनियन एंड द सर्विस ऑफ स्टेट रेस्पेक्टिव अंडर आर्टिकल। यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है जो अनुच्छेद के तहत क्रमशः संघ और राज्य की सेवाओं की नियुक्तियों के लिए समीक्षा करती है। देखो, पहली बात यह है कि आर्टिकल 320, पहली बात तो यूपीएससी का जो मेंशन है वो किस पार्ट में किया गया है, तो पार्ट 14 में इसका क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। किसमें किया गया है, 14 में। और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक यूपीएससी का संबंध है, तो 350 से 323 तक यूपीएससी का मेंशन है। और आर्टिकल 320 ये कहता है कि यूपीएससी के कार्य, फंक्शन ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी के कार्य क्या है, तो पहला कार्य ध्यान रखना है, यूपीएससी क्या करती है कि सिविल सेवा परीक्षाओं का क्या करवाती है, आयोजन करवाती है। किसका, सिविल सेवा परीक्षाओं का आयोजन करवाती है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आयोजन करवाते हैं किस आर्टिकल के तहत, तो 320 के तहत। अब देखो आप यहां से कितना अच्छे तरीके से बात किसकी पूछी गई, यूपीएससी। यूपीएससी किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक, 315 से 323। तो इसमें एक ही आर्टिकल आ रहा है, देखो ऑप्शन में 320। एक तो एसएससी है ना, ये ध्यान रखना, एसएससी की जो एग्जाम की तैयारी करें, पॉलिटिकल में जो पहला पोर्शन होता है ना संविधान के बाद, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसको याद कर लेना। उसमें आपको यदि याद है तो बहुत सारे क्वेश्चन आर्टिकल से संबंधित आपके क्या हो सकते हैं, सही हो सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक क्वेश्चन आया था कि उसमें जैसे यूनियन टेरिटरी की बात आई थी दिल्ली के लिए स्पेशल, तो दिल्ली के लिए आर्टिकल 200, यूनियन टेरिटरी के लिए आर्टिकल 239 से 214 है, पार्ट 8 है। अब उसमें यूनियन टेरिटरी की बात की तो उसमें एक ही ऑप्शन था, आर्टिकल 239AA। तो ऐसा आपको यदि संविधान का भाग, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट याद है, संविधान का भाग टॉपिक याद है, तो आप क्या कर सकते हो, इस प्रकार के क्वेश्चन आसानी से क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग चुनाव आयोग से संबंधित है। तो देखो चुनाव आयोग का मेंशन है पार्ट 15 है, ठीक है। तो पार्ट 15 में किसका मेंशन है, तो इलेक्शन कमीशन। इसी का मेंशन की बात की जाए तो किस पार्ट में, पार्ट 15। और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो 324 से 329 तक किसका है, 29A तक किसका मेंशन है, इलेक्शन कमीशन का मेंशन है। तो ये बात होगी किसकी, इलेक्शन कमीशन की। विच आर्टिकल ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ मेंशन, किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का मेंशन किया गया है। तो सीएजी जो है, सीएजी का थोड़ा सा ध्यान रखना, सीएजी का मेंशन पार्ट 5 के चैप्टर किसमें मेंशन किया गया है, तो भाग 5 के अध्याय 5 में चैप्टर 5 में सीएजी का मेंशन है। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक मेंशन किया गया, तो 148 से 151। अब देखो इसको भी आप कर सकते हो, आपको यदि ये पता है कि सीएजी किस आर्टिकल से किस आर्टिकल है, 148 से 150, तो 148 से 151 के बीच में एक ही आर्टिकल है, देखो आर्टिकल 148 है। तो ऐसा आप कर सकते हो, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके ऐसे हो सकते हैं। और आर्टिकल 148 ये कहता है कि भारत में एक क्या होगा, सीएजी होगा, ठीक है। और आर्टिकल 149 में सीएजी के किसका मेंशन किया गया है, तो कार्यों का मेंशन किया गया है। सीएजी के फंक्शन का मेंशन किस में है, तो आर्टिकल 149 में किया गया है। नेक्स्ट जो 22 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार का आयोग का सदस्य नहीं, हाउ अमंग द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। बहुत बड़ा स्तर का क्वेश्चन पूछा गया, इसने दिमाग लगा के, यूपीएससी स्तर का क्वेश्चन है, सीधी सी बात है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी, एनएच जो आरसी है, एनएचआरसी की स्टैब्लिश कब किया गया, तो 1993 में। और इसका एक्ट भी ध्यान रखना कब लाया गया, तो 1993 में लाया गया। और एनएचआरसी किस मिनिस्ट्री के अधीन आती है, तो गृह मंत्रालय के अधीन आती है, होम मिनिस्ट्री के अधीन आती है। एनएचआरसी है वो एक क्या है, मल्टी मेंबर इंस्टीट्यूट है, मतलब इसमें फॉर्मूला काम करता है 1+5+7 का इसमें फॉर्मूला काम करता है। मतलब एक इसमें क्या होता है, अध्यक्ष होता है, सीजे आई हो सकता है या सुप्रीम कोर्ट का कोई जस्टिस हो सकता है। 5 जो इसमें सदस्य होते हैं उसमें ध्यान रखना, 5 जो मेंबर होते हैं इसमें बोलते हैं
फाइव जो मेंबर होते हैं उसमें से एक हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस, एक हो सकता है हाई कोर्ट का जस्टिस, और तीन कौन होते हैं, तो प्रबुद्ध व्यक्ति होते हैं। इन लाई टेंड होते हैं प्रबुद्ध व्यक्ति। प्रबुद्ध व्यक्तियों में एक किसका होना आवश्यक है, तो वुमेन का होना आवश्यक है। अब 7 इसमें क्या होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। अब देखो 7 पदेन सदस्य 7 कमीशन के चेयरमैन होते हैं। जैसे फर्स्ट होता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का चेयरमैन इसका मेंबर होता है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब का चेयरमैन इसका क्या होता है, मेंबर होता है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास का चेयरमैन इसका क्या होता है, मेंबर होता है। नेशनल जो वुमेन कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, उसका चेयरमैन इसका क्या होता है, अध्यक्ष होता है। फिर देखो 5 नंबर का आता है राष्ट्रीय मानवाधिकार, सॉरी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन की बात की गई। किसकी बात की गई है, माइनॉरिटी कमीशन की बात की गई है। 6 नंबर का आता है इसमें कौन सा, 6 नंबर में आता है चाइल्ड प्रोटेक्शन एसोसिएशन, राष्ट्रीय बाल संरक्षण संघ। और 7 नंबर का आता है कौन सा, नेशनल दिव्यांग जनसंघ बोल सकते हैं, नेशनल डिसेबल्ड एसोसिएशन बोल सकते हैं। इन सब के सदस्य इसके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। तो देखो सुप्रीम कोर्ट का जिला अधिकारी का ऑप्शन नहीं है, तो आंसर क्या होगा जी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो सकता है, उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश हो सकता है, सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश, पर क्या नहीं हो सकता, जिला अधिकारी। तो आंसर क्या होगा इसका, तो आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टेन्योर ऑफ पोस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त के पद का कार्यकाल कितना होता है, तो इसका 6 ईयर या 65 ईयर इसका क्या होता है, टेन्योर होता है। अब 6 ईयर या 65 ईयर टेन्योर किस प्रकार से होता है, इस बात को समझना है आपको कि 6 वर्ष या 65 वर्ष, जैसे मान लीजिए कि कोई है इलेक्शन कमिश्नर 50 ईयर की एज में बना, तो उसको 56 में रिवाइजन करना हो, या मान लीजिए कोई 62 की ईयर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना, तो उसको 65 में क्या देना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा। दो बात और ध्यान रखना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, तो रिजाइनेशन किसे देते हैं, रिजाइनेशन किसे देते हैं। अब देखो रिजाइनेशन की बात करें, चाहे इलेक्शन कमिश्नर हो चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, रिजाइनेशन तो किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को देते हैं, पहली बात। और इनके हटाने की प्रक्रिया क्या है, रिमूव प्रोसेस क्या है, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। रिमूव प्रोसेस तो सेम एज जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं उनके समान क्या होती है, इनकी प्रोसेस होती है। तो ये हो गया आर्टिकल, आंसर क्या हो गया, 6 ईयर या 65 ईयर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस वर्ष भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स ऑफ वाज इलेक्शन कमीशन इन इंडिया एस्टैब्लिश। तो इलेक्शन कमीशन की स्थापना है वो पार्ट 15 में है। पहली बात तो 15 में मेंशन है किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक, 324 से 329 तक है। और इलेक्शन कमीशन को स्टैब्लिश कब किया गया, तो स्टैब्लिश किया गया था इसे स्टैब्लिश किया गया था इलेक्शन कमीशन, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई, तो 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन की क्या की गई, स्थापना की गई। और इसी कारण प्रतिवर्ष 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट 25 नंबर का क्वेश्चन आता है, द ऑर्गेनाइजेशन हेडेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिस संगठन का प्रमुख होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना भारतीय लेखा विभाग और लेखा परीक्षक, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड कौन होता है, तो सीएजी होता है। जब सीएजी के आपने कार्य पढ़े थे तो मैंने लिखा था इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड कौन होता है, सीएजी होता है। और वर्तमान सीएजी
कौन थे? तो वर्तमान सीएजी कौन है? आप कमेंट करके बताएं कि वर्तमान में देश के सीएजी कौन है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगला क्वेश्चन है अपना 26, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कॉन्स्टिट्यूट अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन, जिसमें से किसका संगठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है? तो आपको देखो एक तो दिमाग ये लगाना है कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, ये एक तो दोनों ही क्या गैर संवैधानिक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। कौन से हैं? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब सीधी सी बात है, इनका संविधान में इनका क्या नहीं किया गया है, मेंशन नहीं किया गया। एडवोकेट जनरल है वो आर्टिकल 165 में है, महाधिवक्ता जो एक, ठीक है। और बचा वित्त आयोग, वित्त आयोग का मेंशन किस आर्टिकल में किया गया है? तो 280 में किया गया है। 280 के तहत प्रेसिडेंट एवरी 5 ईयर्स बाद किसका गठन करेगा? एक फाइनेंस कमीशन का फॉर्मेशन करेगा। वर्तमान में कौन सा फाइनेंस कमीशन रनिंग में चल रहा है? 50 नंबर का फाइनेंस कमीशन रनिंग में चल रहा है, जिसका टेन्यूर 2021 से 2016 तक। एक काम की बात ध्यान रखना, अभी 16 नंबर के फाइनेंस कमीशन का स्टैब्लिश कब कर दिया गया? 2023 में कर दिया गया। और उसके अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनघड़िया उसके क्या है? अरविंद पनघड़िया उसके क्या है? चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बनती है, इन इंडिया हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, भारत के राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो देखो महाधिवक्ता स्टेट लेवल पर, स्टेट लेवल पर इसमें से राष्ट्रपति स्टेट पर काम नहीं करता और प्राइम मिनिस्टर स्टेट पर नहीं काम करता, दो काम करते हैं, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। आर्टिकल 165 के तहत लिखा है कि एडवोकेट जनरल को अपॉइंट कौन करेगा? तो गवर्नर करेगा, राज्यपाल करेगा, ठीक है। और आर्टिकल 165 में यह भी लिखा है कि प्रत्येक राज्य में एक क्या होगा? महाधिवक्ता होगा, एडवोकेट जनरल होगा। और एडवोकेट जनरल है वो राज्य सरकार का सबसे बड़ा क्या होता है? राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। बिगेस्ट लॉ एडवाइजर बोले या लीगल एडवाइजर बोले, स्टेट गवर्नमेंट का सबसे बड़ा लीगल एडवाइजर कौन है? तो स्टेट गवर्नमेंट का सबसे बड़ा लीगल एडवाइजर कौन है? तो एडवोकेट जनरल होता है, ध्यान रखना, महाधिवक्ता होता है। और इसी कारण इसे क्या कहते हैं? महाधिवक्ता को क्या कहते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट। राज्य का प्रथम विधि का अधिकारी कौन होता है? स्टेट का फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है? तो एडवोकेट जनरल होता है। तो आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है 28, इन इंडिया हाउ अमंग द फॉलोइंग रेस्पॉन्सिबल एटिंग ऑल रिस्पेक्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ सेंटर एंड स्टेट। भारत में केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों वे की संपरीक्षा करने की जिम्मेदारी किसके पास? देखो सीधी सी बात है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड कौन होता है? सीएजी होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, वो क्या होता है? अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड होता है। तो क्वेश्चन क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। अब ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, सीजीएल 2023 का। वैसे एसएससी कहती है कि हम 38 सेकंड में आपको क्वेश्चन करना, पर इस प्रकार के क्वेश्चन आप पढ़ नहीं सकते। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको तभी करना है जब बहुत जीएस आपका अच्छा हो, नहीं इस प्रकार के क्वेश्चन को स्किप कर दे रहना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? सीधी सी बात है, किसकी बात कर रहा है? यूपीएससी की बात। संघ लोक सेवा के संग कौन सा कथन सत्य है? संसद के पास आयोग के अध्यक्ष सदस्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें नियमों का क्या है? नियमों का क्या किया गया है? निर्धारण करने की बात की गई है कि संसद क्या कर सकती है? आयोग की जो सेवा शर्तें हैं उनका क्या कर सकती है? निर्धारण कर सकती है। तो पहली बात यह है कि फर्स्ट करेक्ट है वो क्या है? गलत है, क्योंकि यूपीएससी है वो खुद क्या करती है? इसके अध्यक्ष कर्मचारी सेवा शर्तें नियम बनाने की शक्ति लेती है। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए संघ के लिए संघ लोक सेवा तथा प्रत्येक प्रांत के लिए प्रांतों के समूह के लिए प्रांतीय लोक सेवा आयोग होगा। सेकंड ऑप्शन क्या है इसमें? सही है। नेक्स्ट आता है, संघ लोक सेवा आयोग ने 1950 में संविधान के अनुच्छेद 378 खंड 1 के आधार पर संघ लोक सेवा के नाम जाना जाएगा। मतलब इसमें लिखा गया कि संघीय लोक सेवा आयोग है, फेडरल जो कमीशन है उसको उसके 1950 के बाद किसके नाम से जाना जाएगा? यूपीएससी के नाम से जाना जाएगा।
जैसे सीएजी से संबंधित ध्यान रखना आर्टिकल 317, आर्टिकल 317 में लिखा गया है कि महालेखा परीक्षक को अब किसके नाम से जाना जाएगा, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नाम से जाना जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, तो बी व सी, उसका ऑप्शन क्या है, सही है। लास्ट क्वेश्चन आज का, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त में से कौन थे? हाउ अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो फर्स्ट मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। वर्तमान चीफ इलेक्शन कौन है? तो वर्तमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर है तो ज्ञानेश, वर्तमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन सा है? तो ज्ञानेश कुमार है। एक ध्यान रखना, फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी? तो वी.एस. रमा देवी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। आज का अपना वीडियो इतना ही है। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं